Good morning, students. Welcome to my online class. Today we are going to study from class 12th, reading comprehension and some of the passages from the textbook itself. तो आज हम लोग रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन करने जा रहे हैं और ये रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन सबसे पहले इसका अर्थ समझते हैं। रीडिंग मतलब पढ़ना और कॉम्प्रिहेंशन जो परिच्छेद या जो पैसेज दिया हुआ है उसको पढ़ करके समझना। तो अनसीन पैसेज जो होता है हमारे पाठ्य पुस्तक से जो बाहर का जो पैसेज होता है या जो परिच्छेद होता है और जिसको हमको उतना अधिक समझ नहीं रहती है, लेकिन उसमें हमको समझ करके किस तरह का उत्तर देना होता है यही इसमें परखा जाता है। तो हम लोग इसी को आज करने जा रहे हैं। तो अनसीन पैसेज जब हम परीक्षा में इसको हल करते हैं तो हमको किस तरह का हल करना है हम लोग स्टेप बाय स्टेप इसको अभी हम लोग सीखेंगे। तो अनसीन पैसेज को हल करने से पहले हमको इस कुछ पॉइंट्स हमको अपने ध्यान में रखना जरूरी है। सबसे पहला पॉइंट, पैसेज को ध्यान से पढ़ें। तो पैसेज दिया हुआ है उसको आप एक बार सरसरी निगाह से उसको ध्यान से पढ़ें। पैसेज किस विषय पर है ये समझें। तो जो पैसेज दिया हुआ है हमारे लिए वो किस विषय पर आधारित है। पैसेज को पुनः पढ़ें। तो हमने एक या दो या तीन बार हम पढ़ सकते हैं ताकि हमको अच्छे से समझ में आ जाए। तो हम पैसेज को पुनः पढ़ें, कठिन शब्दों को अंडरलाइन करते चलें एवं अनुमानित अर्थ समझने की कोशिश करें। क्योंकि ये अनसीन पैसेज है, हमारे पाठ्य पुस्तक से बाहर का पैसेज है और इसलिए कोई भी नया शब्द या कठिन शब्द आता है तो हम उसको अंडरलाइन करते चलें और उसका अर्थ समझने की हम लोग प्रयास करेंगे। क्योंकि जब भी हम जो आगे या पीछे के वाक्यों को पढ़ते हैं तो हमको इससे जो अनुमानित अर्थ निकलता है वो हमको थोड़ा बहुत समझ में आता है। तो दिए गए प्रश्नों को ध्यान पूर्वक पढ़ें व समझें। तो इसके बाद में जो प्रश्न दिए गए हैं, जो अनसीन पैसेज से संबंधित जो प्रश्न दिए गए हैं उसको आप ध्यान से समझें और उसको पढ़ें। प्रश्न जिस टेंस में है उत्तर भी उसी टेंस में दें। अगर प्रश्न जो है प्रेजेंट टेंस में है तो ऐसा नहीं है कि मैं उसको पास्ट टेंस में उत्तर दूं। तो जो टेंस में पूछा गया क्वेश्चन है हमको आंसर भी उसी टेंस में देना है। उत्तर स्पष्ट होना चाहिए। तो उत्तर जो है हमको स्पष्ट लिखना चाहिए और अंत में ये सब करने के बाद स्पेलिंग चेक करना आवश्यक है। और कुछ बातें हम लोग देख लेते हैं। उत्तर अपनी भाषा शैली में वह सटीक होना चाहिए। तो कई बार जो है विद्यार्थी, मैं 10वीं और कक्षा 12वीं का बोर्ड परीक्षा का क्वेश्चन पेपर भी मैं करेक्शन कर चुका हूँ। तो बहुत सारे जो विद्यार्थी हैं जो अनसीन पासेज है जो 12 नंबर का बहुत अधिक नंबर का है, तो उसको हूबहू उन लोग परिच्छेद से कुछ पंक्तियों को उन लोग उतार देते हैं और इसलिए उनको जो पूरा नंबर मिलना चाहिए था उसका वो लाभ नहीं उठा पाते हैं। तो कैसे उत्तर लिखना है, यहाँ हमको कॉपी नहीं करना है और जितना पूछा गया है, अगर एक पंक्ति में पूछा गया है तो एक पंक्ति में है और उत्तर एकदम सटीक होना चाहिए। हम लोग तो वहां पर उत्तर शुरू होता है और हम लोग तीन चार पंक्ति को हम लोग कॉपी कर लेते हैं, उसको नकल कर लेते हैं और उसको उतार लेते हैं। तो ऐसा न करें, इसीलिए बोला गया है पैसेज से लाइन कॉपी न करें और जितना देखो अपनी भाषा शैली में और सटीक होना चाहिए। पैसेज की हेडिंग, टाइटल संक्षिप्त व सटीक हो। तो ये तो जिस तरह से संक्षिप्तीकरण या प्रेसिस राइटिंग के लिए बोला गया है, जिसमें कि हम लोग समराइज करते हैं, उसको छोटा रूप में लिखते हैं, तो उसके लिए ये लागू होगा। और हेडिंग सदैव कैपिटल लेटर्स में लिखा जाता है। जो भी आप हेडिंग डालते हैं तो उसको हमेशा आप कैपिटल लेटर्स में लिखिए। तो यहाँ अभी तक हमने थ्योरी में पढ़ रहे थे कुछ मेन पॉइंट्स अनसीन पैसेज को करने से पहले। अब हम प्रैक्टिकल करके देखते हैं कि हमको किस तरह का हमको आंसर लिखना है या कैसे हल करना है। तो जैसे कि मैंने प्रारंभ में बताया, अनसीन पैसेज जो है टोटल 12 नंबर का होता है। ऑब्जेक्टिव 5 नंबर का, क्वेश्चन आंसर 5 नंबर का और 2 नंबर का कोई शब्द दे देता है जो कि आपको इस परिच्छेद से उसका दूसरा शब्द खोजना होता है। तो यहाँ हम देखते हैं, रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस बिलो इट।
यहाँ जो पैसेज दिया है उसको बहुत ही सावधानी पूर्वक पढ़ें और उसके नीचे जो प्रश्न दिया हुआ है उसका उत्तर दें। तो ये जो क्वेश्चन है मैंने लिया हुआ है, ये क्वेश्चन 2020 के बोर्ड परीक्षा 12वीं के बोर्ड परीक्षा में आ चुका है और आप लोगों को और अच्छे से समझाने के लिए मैंने उसी पैसेज को लिया हुआ है। तो यहाँ हम लोग एक बार पढ़ लेते हैं सरसरी निगाह से और उसके बारे में थोड़ा सा मैं एक्सप्लेनेशन करूंगा। Soil is your garden's natural growing medium, so it's vital for the health and successful growth of your plants and crops that you keep well maintained. तो आपको एक बार सरसरी निगाह से पढ़ लेना है, जो कि मैं अभी पढ़ने नहीं जा रहा हूँ क्योंकि समय बर्बाद होगा, लेकिन आपको कम से कम 3 बार तक इसको पढ़ना है। मान लिया मैं इसको पढ़ लिया 2 बार और अभी तीसरी बार पढ़ाई कर रहा हूँ, तो मैं क्या करूंगा, इसको अंडरलाइन करते जाऊंगा। नया शब्द या कठिन शब्द आता है उसको मैं अंडरलाइन करते जाऊंगा और प्रयास करूंगा उसको समझने का। तो सोइल इज योर गार्डन्स नेचुरल ग्रोविंग मीडियम। तो ये जो मिट्टी है सोइल, वो हमारे बगान का एक प्राकृतिक पौधों को उत्पादन करने का एक मीडियम है, माध्यम है। सो इट्स वाइटल फॉर द हेल्थ एंड सक्सेसफुल ग्रोथ ऑफ योर प्लांट्स। और इसीलिए ये बहुत सजीव है, उपयुक्त है आपके स्वास्थ्य के लिए, हेल्थ आपके स्वास्थ्य के लिए, एंड सक्सेसफुल ग्रोथ और आपके सफल पूर्वक आपके विकास के लिए भी, आपके विकास के लिए और पौधों के विकास के लिए क्या है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। एंड क्रॉप्स और अनाज के विकास के लिए भी, अनाज उत्पादन के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। दैट यू कीप इट वेल मेंटेन्ड। अगर आप इसको, जो मिट्टी है इसको आप अच्छी तरह से आप इसको उपजाऊ बना के रखते हैं, तो पौधों के लिए भी और अनाज को उत्पादन करने में भी ये बहुत अधिक कारगर साबित होता है। सोइल इज बेसिकली रॉक। तो ये मिट्टी क्या है, मुख्य रूप से इसका ये मिट्टी बनता है क्या से, चट्टान से बनता है। रॉक मतलब चट्टान से बनता है। दैट्स बीन ग्राउंड डाउन बाय द इफेक्ट्स ऑफ द वेदर। जो कि धीरे धीरे वो चूर्ण में बदल जाता है, पाउडर में बदल जाता है, क्या के अनुसार, मौसम मौसम से प्रभावित होकर, मौसम से, वातावरण से प्रभावित होकर धीरे धीरे चूर्ण में बदली हो जाता है। ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, बहुत लंबे समय के अंतराल के बाद वो चट्टान से क्या बन जाता है, मिट्टी बन जाता है। देयर आर हंड्रेड्स ऑफ डिफरेंट सॉइल टाइप्स। तो यहाँ सैकड़ों प्रकार के क्या है, मिट्टी के प्रकार हैं। बट दे कैन ब्रॉडली बी क्लासिफाइड एज सैंडी, लोमी और क्ले। लेकिन उसको हम लोग मुख्य रूप से 3 भागों में बांट सकते हैं। ब्रॉडली भी क्लासिफाइड, क्लासिफाइड मतलब विभक्त कर सकते हैं। जैसे कि सैंडी, सैंडी का अर्थ होता है बलुआ मिट्टी। लुआमी, लुआमी का अर्थ होता है बलुआ और चिकनी मिट्टी, है ना। बलुआ और चिकनी मिट्टी का सम्मिश्रण को लुआमी कहते हैं। और क्ले, क्ले का अर्थ होता है चिकनी मिट्टी। तो इन 3 भागों में इसका, इसको बांटा गया है, विभक्त किया गया है। रिफरिंग टू देयर बेसिक टेक्सचर, उसकी बनावट के आधार पर। टेक्सचर, टेक्सचर का अर्थ होता है उसकी बनावट के आधार पर इसको बांटा गया है। इट इज द टेक्सचर दैट अफेक्ट्स द ड्रेनेज। तो ये इसकी बनावट ही है जो कि जल निकासी को प्रभावित करता है। ड्रेनेज, ड्रेनेज का अर्थ होता है जल निकासी। जैसे कि मैं कुछ नया शब्द आया है ड्रेनेज, उसको अंडरलाइन करते जा रहा हूँ। इसका अर्थ होता है जल निकासी। एरेशन, एरेशन का अर्थ होता है जब हम पौधों को कोड़ा लगाते हैं, उसका मिट्टी को हल्का कर देते हैं ताकि वहां वायु का प्रवेश हो सके, तो इसको कहा जाता है एरेशन। एंड न्यूट्रिएंट कंटेंट, और पोषक तत्व, न्यूट्रिएंट, न्यूट्रिएंट का अर्थ होता है पोषक तत्व, ऑफ द सोइल, मिट्टी का। एंड may have to take steps to improve on this in certain type of soil। और कभी कभी मिट्टी को और अधिक उसमें सुधार करने के लिए या उसको उपजाऊ करने के लिए हमको कुछ कदम भी उठाने पड़ते हैं, उसमें कुछ कुछ मिलाना भी पड़ता है। तो यहाँ पर अभी हमने 3 प्रकार की मिट्टी देखा है, उसके बारे में अभी यहाँ पर वर्णन किया गया है एक एक प्रकार के बारे में। जैसे कि बलुआ मिट्टी, सैंड सोइल, फील्स ग्रिटी व्हेन ड्राई एंड इवन इट्स वेट। तो ये बहुत अधिक मतलब क्या होता है, फील्स ग्रिटी, हमसे चिपचिपा नहीं होता है एक दूसरे से, वो चिकनी मिट्टी की तरह चिपचिपा नहीं होता है, वो थोड़ा सा फुरहुर रहता है। व्हेन ड्राई, जब वो सूख जाता है। एंड इवन इट्स वेट, पार्टिकल्स विल नॉट स्टिक टुगेदर। और जब ये गीला भी रहता है, वेट, वेट का अर्थ होता है जब ये गीला भी रहता है, तो इसका जो अलग अलग जो भाग है एक दूसरे से लोग नहीं चिपकते हैं। जैसे कि बालू को हम लोग जानते हैं, वो एक दूसरे से नहीं चिपकता है। फिर अगला है लोआम्स। लोआम्स एक भी मिट्टी का प्रकार है। ऑन द अदर हैंड, तो दूसरे तरफ अगर हम लोआम्स लोआम्स मिट्टी को देखें, तो कैन बी मोल्डेड, इसको
सुधारा जा सकता है। इन द हैंड, हाथ में, व्हेन मॉइस्ट, जब वो गीला रहता है तो हम इसको आकार दे सकते हैं, इसको रूप दे सकते हैं। बट अरेंट एट ऑल स्टिकी, लेकिन ये भी मतलब चिपचिपा नहीं है। एंड ग्रिटी, और ग्रिटी भी नहीं है, ग्रिटी मतलब एक दूसरे से नहीं चिपकता है। एंड आर फेयरली लूज व्हेन ड्राई, और जब ये सूख जाते हैं तो बहुत ही ढीला हो जाते हैं। ये हो गया लोआमी से मिट्टी के बारे में भी हम लोग देख लिए। फिर आगे देखते हैं चिकना मिट्टी के बारे में, क्ले सोइल। क्ले सोइल इज स्टिकी एंड स्मूथ व्हेन वेट। तो क्ले सोइल जो है या चिकना मिट्टी जो है वो बहुत ही चिपचिपा होता है और चिकना होता है कब, जब वो गीला रहता है, व्हेन वेट। बट बिकम्स पॉलिश्ड व्हेन रब्ड एंड पैक्ड विद ड्राई। लेकिन जब ये पॉलिश थोड़ा सा कड़ा हो जाता है, व्हेन रब, जब इसको रगड़ा जाता है, एंड पैक्ड व्हेन ड्राई, और इसको जब धूप होता है, जब थोड़ा सा सूख जाता है तो। फिर आगे देखा, इसमें बताया जा रहा है लोआमी मिट्टी के बारे में। ये लोआमी सोइल इज अ वेल बैलेंस्ड अमलगेशन ऑफ सैंड, सिल्ट एंड क्ले। तो लोआमी मिट्टी क्या है? मिश्रण है। अमलगेशन, अमलगेशन का अर्थ होता है मिश्रण है, क्या का? बलुआ मिट्टी का है। गाद का, सिल्ट का अर्थ होता है गाद। एंड क्ले, चिकना मिट्टी का ये मिश्रण होता है। विच कंबाइंस एक्सेलेंट ड्रेनेज, और ये मिल करके बहुत अच्छा जल निकासी का कार्य करते हैं। ड्रेनेज, एक्सेलेंट ड्रेनेज मतलब इसमें पानी दिन भर रुका नहीं रहता इस प्रकार की मिट्टी में, लेकिन पानी जो है धीरे धीरे बह जाता है। विथ सफिशियंट मॉइस्चर, लेकिन बहने के बाद भी इसमें पर्याप्त क्या रहता है? नमी रहता है, मॉइस्चर। रिटेंशन, तो हमेशा इसमें वो अपने आप में नमी वो, हाँ, ये बनाए रखता है। टू अश्योर गुड ग्रोइंग कंडीशन फॉर मोस्ट प्लांट्स, ताकि इसमें अधिकतर पौधों के लिए मतलब पौधे यहाँ आसानी से उग जाते हैं, बढ़ते हैं। इट्स फेयरली इजी टू लुक आफ्टर, तो इसको हम बहुत आसानी से देखभाल कर सकते हैं। ऑल्दो लोआमी सॉइल्स डू बेनिफिट फ्रॉम रेगुलर एप्लीकेशंस ऑफ वेल रोटेड ऑर्गेनिक मैटर टू प्रिवेंट गेटिंग टाइटली पैक्ड। तो इसको बहुत अधिक कड़ा होने से हम लोग बचाने के लिए इसमें समय समय पर हम इसको सुधार कर सकते हैं। जैसे कि इसमें कुछ जैविक खादों को मिला करके, जैविक खाद किस तरह से बनता है? पौधों का, पेड़ पौधों का जो सड़ा गला चीज है उससे हम लोग क्या बनाते हैं? जैविक खाद बनाते हैं। तो उसका प्रयोग करके, उसको मिला करके इस मिट्टी को हम सुधार सकते हैं, इसको और अधिक उपजाऊ बना सकते हैं। द पार्टिकल कंसिस्टेंसी ऑफ सैंडी सॉइल डजंट होल्ड वाटर वेल। तो जो बलुआई बलुआई मिट्टी है उसमें पानी जो है वो अच्छे से उसमें नहीं रुकता है, क्योंकि थोड़ा देर बाद में पानी बह जाता है, वो थोड़ा सा सूख जाता है बलुआई मिट्टी। Again, well-rotted organic matter can be added to bind the soil particles together. तो उसमें भी हम लोग कुछ जैविक खाद को मिला करके उसमें का जो उत्पादन क्षमता है या तो पानी को उसमें रोकने की क्षमता को हम धीरे धीरे बढ़ा सकते हैं। There are various methods of improving soil in texture. तो कई तरह के ऐसे तरीके हैं जो कि हम मिट्टी के बनावट को हम सुधार सकते हैं। Essentially, this requires regular application of well-rooted organic substance called humus. तो इसमें से जो मुख्य है उसको हम क्या बोलते हैं? ह्यूमस। ह्यूमस का अर्थ है मतलब एक ऑर्गेनिक जैविक खाद है, जो कि क्या से प्राप्त किया जाता है? विच इज ऑब्टेन, जो कि प्राप्त किया जाता है फ्रॉम डिकेड, सड़े हुए पौधों से, प्लांट मतलब पौधों से, एंड एनिमल मैटर्स, और जानवरों का जो बचा कुचा अवशेष रहता है उससे इसका खाद बनाया जाता है। मोस्ट फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स हाउएवर ग्रो बेटर इन न्यूट्रल सॉइल। सॉरी। तो अधिकतर जो फल हैं और सब्जियां हैं वो अधिकतर उगते हैं कौन से मिट्टी में? न्यूट्रल सोइल। न्यूट्रल सोइल का अर्थ होता है तटस्थ मिट्टी, जिसमें ना कि क्षार की मात्रा अधिक होता है और नहीं अम्ल की मात्रा, मतलब क्षार और अम्ल से जो प्रभावित नहीं होता है उस तरह की मिट्टी को कहा जाता है न्यूट्रल मिट्टी, या तो हिंदी में हम तटस्थ मिट्टी कहते हैं। तो उसमें अधिक फल या तो सब्जी उगाया जाता है। क्ले सोइल इज मोस्ट डिफिकल्ट टू वर्क, और ये जो चिकना मिट्टी होता है उसमें हमको काम करना बहुत कठिन होता है। यूजुअली बिकम वाटर लॉक्ड, क्योंकि उसमें अधिक जल भराव रहता है, जल निकासी नहीं हो पाता है, पानी जो है मतलब आसानी से उसमें नहीं सूखते हैं। इस तरह से हमने पढ़ लिया एक बार। अब नीचे कुछ आंसर दिया हुआ है क्वेश्चन को, टोटल 5 क्वेश्चन दिया हुआ है एक एक नंबर का। ये ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है। अब हम इसको हल करते हैं। Choose the appropriate option. First, we should keep soil well maintained as, तो यहाँ ऑप्शन दिया हुआ है, हम लोगों को मिट्टी को अच्छे से बना करके रखना चाहिए, क्योंकि ये क्या है? इट ऑब्जॉर्ब्स एंड रिटेन्स वाटर, क्योंकि वो पानी को सोखता है और पानी को बनाए रखता है, ये तो विकल्प नहीं होगा। इट रिस्पॉन्ड इफेक्ट ऑफ वेदर, तो जैसे जैसे
मौसम बदलता है उसके अनुसार ये मतलब ये मिट्टी भी कार्य करता है, ये भी लागू नहीं होगा। इट रेजेस वाटर लेवल, ये पानी की मात्रा को बढ़ाता है, ये भी लागू नहीं नहीं होगा। डी नंबर, इट इज द गार्डन्स नेचुरल ग्रोविंग मीडियम, ये बगान का जो प्राकृतिक रूप से मतलब पौधों को बढ़ाने का काम करता है और इसीलिए हमको इसको बना के रखना है। तो यही ऑप्शन सही है। सबसे शुरू लाइन में हम पैसेज में अगर देखें जा करके तो सब ये लाइन शुरुआत इसी से शुरू होता है, soil is your garden's natural growing medium, so it's vital for the health and successful growth of your plants and crops that you keep it well maintained। तो ये शब्द आपको ध्यान में रखना है, well maintained, तो इसी से ये सब जुड़ा हुआ है। तो जो सही ऑप्शन होगा, सही विकल्प होगा, वो होगा हमारा गार्डन्स नेचुरल ग्रोइंग मीडियम। हमने देख लिया। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। Question number 2, soil is divided into various types of on the basis of blank। तो जो मिट्टी है वो कई प्रकार में विभक्त किया गया है, क्या के आधार पर उसको बांटा गया है मिट्टी को? रंग के आधार पर, पहला बोला गया रंग के आधार पर, ड्रेनेज जल निकासी के आधार पर, चौथा बनावट के आधार पर, टेक्सचर का अर्थ होता है बनावट के आधार पर, एरेशन, एरेशन का अर्थ होता है इसमें जब हम पौधों को कोड़ा देते हैं तो मिट्टी हल्का हो जाता है उसके आधार पर, गीला हो जाता है मिट्टी उसके आधार पर। यहाँ जो ऑप्शन है वो हमारा क्या है? टेक्सचर, तो मिट्टी को बनावट के आधार पर बांटा गया है। क्वेश्चन नंबर 3, लोआमी सोइल इज द बेस्ट फॉर प्लांट ग्रोथ। तो लोआमी सील जो है पौधों के उत्पादन के लिए वो बहुत अच्छा है, बेस्ट है, बहुत उपयुक्त है। क्यों? क्योंकि इट इज वेल बैलेंस्ड मिक्सचर ऑफ सैंड, सिल्ट एंड क्ले, क्योंकि ये बहुत अच्छा नियंत्रित मतलब सम्मिश्रण है। क्या का मिश्रण है? बलुई मिट्टी का मिश्रण है, गाद का मिश्रण है और चिकनी मिट्टी का मिश्रण है। तो तीनों का मिट्टी का मिश्रण है क्या से लोआमी, और इसीलिए इसमें बहुत अच्छा पौधों का उत्पादन होता है, सब्जियों का पौधों का उत्पादन होता है। क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। क्वेश्चन नंबर 4, क्ले सॉइल्स आर द मोस्ट डिफिकल्ट टू वर्क एज। ये क्ले सॉइल या चिकना मिट्टी जो है उसमें हमको काम करने में बहुत कठिनाई होता है। टू वर्क एज, क्यों कठिनाई होता है? दे डोंट होल्ड वाटर वेल, क्योंकि उसमें पानी मतलब रुकता नहीं है, तो ये तो नहीं होगा। दे यूजुअली बिकम वाटर लॉक्ड, क्योंकि उसमें जल भराव हो जाता है, जल्दी पानी नहीं सूखता है, और इसके कारण से हमको इस तरह के मिट्टी में काम करना कठिन होता है। तो दे यूजुअली बिकम वाटर लॉक्ड, वाटर लॉक्ड का अर्थ होता है जल भराव। आगे देखते हैं। ये सभी मतलब आपको क्वेश्चन पैसेज में मिल जाएगा, मैं दोबारा से मैं नहीं दिखा रहा हूँ, लेकिन मैं अंडरलाइन किया हुआ हूँ ऊपर। इसका अगर उत्तर देखना चाहेंगे तो सबसे नीचे, पैसेज के सबसे नीचे दिया हुआ है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। यहाँ पर क्ले सोइल इज मोस्ट डिफिकल्ट टू वर्क बोला गया है। क्ले सोइल इज मोस्ट डिफिकल्ट टू वर्क मतलब बहुत कठिन होता है काम करना। यूजुअली बिकमिंग वाटर लॉक्ड, क्योंकि उसमें जल भराव हो जाता है, पानी आसानी से सूखता नहीं है। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, soil must be tested before growing fruits and vegetables because, तो मिट्टी का पहले परीक्षण कर लेना चाहिए, इससे पहले कि हम उसमें फल या कुछ सब्जियां उगाएं हमको परीक्षण कर लेना चाहिए। क्यों कर लेना चाहिए? दे नीड अल्कलाइन सोइल, अल्कलाइन का अर्थ होता है क्योंकि वे क्षारीय मिट्टी है कि नहीं। दे प्रीफर स्लाइटली एसिडिक सोइल, क्या वे अम्लीय मिट्टी तो नहीं। दे ग्रो बेटर इन न्यूट्रल सोइल, क्योंकि ये जो फल है सब्जियां हैं अधिकतर ये बढ़ते हैं कहाँ? न्यूट्रियल सोइल में, तटस्थ मिट्टी में बढ़ते हैं, जो कि ना तो क्षारीय होता है ना अम्लीय होता है। तो उस तरह की मिट्टी में जो है सब्जी और फल इत्यादि अच्छे से बढ़ते हैं। तो हमको दे ग्रो, ये सी ऑप्शन सही है यहाँ। तो ये ए हो गया, ए का भाग हो गया। अब अगला देखते हैं हम लोग डी भाग। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन ब्रीफ, तो संक्षिप्त में इन प्रश्नों का उत्तर देना है। ये भी कितना है? 5 है और एक एक नंबर ये बटा हुआ है, तो ये आपके पैसेज से ही इसको उत्तर ढूंढना है। तो यहाँ पर which of the soils is the best for plant growth, why, इसमें पूछा गया है कि मिट्टियों में सबसे उपयुक्त पौधों को बढ़ने के लिए कौन सा है और क्यों है, पूछा गया है। तो यहाँ पर मैं देखो एकदम संक्षिप्त में लिखा हूँ,
ऐसा ही है कि मैं पूरा उत्तर को ही वहां से मतलब यहाँ कॉपी पेस्ट कर दिया हूँ, मतलब लाइन को ही उतार दिया हूँ, ऐसे नहीं है। तो इसी में आपका नंबर जो है वो कट जाता है। तो यहाँ देखो, इसका उत्तर हम लोग ढूंढ लेते हैं ऊपर भी। यहाँ कौन सा मिट्टी बोला जा रहा है, तो लोआमी सोइल इज द बेस्ट। तो लोआमी सोइल इज द बेस्ट फॉर प्लांट ग्रोथ। वो क्वेश्चन से ही यहाँ जुड़ा हुआ है, यहाँ पर आप लिख लो कौन विच बोला है, तो विच के जगह में लोआमी सोइल, विच ऑफ द के जगह में लोआमी सोइल इज द बेस्ट फॉर प्लांट ग्रोथ एज इट इज। फिर इधर क्यों ये अगला क्वेश्चन को उत्तर दे रहा हूँ, एज इट इज वेल बैलेंस्ड, क्योंकि वो बहुत अधिक नियंत्रित है। इसमें मिश्रण है क्या क्या का, बलुआ मिट्टी का है, खाद का है और चिकनी मिट्टी का मिश्रण है, और इसलिए ये बहुत उपयुक्त है क्या के लिए, पौधों के उत्पादन के लिए। अगर हम इसको परिच्छेद में ढूंढना चाहें, हमारा जो पैसेज है उसमें ढूंढना चाहें, तो यहाँ पर ये मिलेगा कि लोआमी सोइल इज अ वेल बैलेंस्ड अमलगेशन। तो देखो ये कठिन शब्द है, इसका अर्थ होता है मिक्सर होता है ऑफ सैंड सिल्ट एंड क्ले। इतना भी आप लिखोगे तो चलेगा, लेकिन बच्चे क्या करते हैं स्टूडेंट्स लोग कि यहाँ से ए से लेकर के उन लोग पूरा जहां तक फुल स्टॉप है वहां तक उतार देते हैं। विच कंबाइंस एक्सेलेंट ड्रेनेज विद सफिशिएंट मॉइस्चर रिटेंशन टू अश्योर गुड ग्रोइंग कंडीशन फॉर मोस्ट प्लांट्स। तो देखो इतना लंबा हो गया, तो यहाँ पर तो मतलब आपका जो समझ है उसको नहीं दर्शाता है, आपने नकल कर लिया। लेकिन आप जो सटीक उत्तर देंगे तो इतना ही तक उत्तर देंगे, छोटा सा ही मतलब क्या है, पूरा सटीक है और क्वेश्चन से संबंधित है और प्रेजेंट टेंस में है। क्वेश्चन भी प्रेजेंट टेंस में पूछा गया था, तो उत्तर भी हम उसको प्रेजेंट टेंस में ही दे रहे हैं। तो इस तरह के आपको उत्तर देना है, नहीं तो आपका नंबर जो है वो कट जाता है। और इसमें से जो 12 नंबर का है बहुत आसानी से आप ये फायदा उठा सकते हैं, लेकिन अगर थोड़ा सा आप ध्यान देंगे तो। दूसरा क्वेश्चन, नेक्स्ट सेवेंथ क्वेश्चन, व्हाट डू यू नो अबाउट द क्ले सोइल। तो क्ले सोइल के बारे में या तो चिकनी मिट्टी के बारे में आप क्या जानते हैं, तो आंसर बहुत छोटा है। देखो, क्ले सोइल इज स्टिकी एंड स्मूथ व्हेन वेट। तो क्ले सोइल जो है वो, तो यहाँ पर भी देख लेते हैं हम लोग अपना परिच्छेद में। क्ले सोइल सबसे लास्ट में है, क्ले सोइल इज मोस्ट डिफिकल्ट टू वर्क। ये तो यहाँ तो उत्तर नहीं है, आगे हम और थोड़ा ऊपर देख लेते हैं क्ले सोइल के बारे में। यहाँ पर क्ले सॉइल इज स्टिकी एंड स्मूथ व्हेन वेट, इतना ही उत्तर देना है। लेकिन बच्चे क्या करते हैं, इसको पूरा यहाँ फुल स्टॉप तक लिखेंगे, इसको भी लिख देंगे, बट बिकम्स पॉलिश्ड व्हेन रब्ड एंड बैक्ड व्हेन ड्राई, इसको भी लिखेंगे, जो ये अनावश्यक है, मतलब उचित नहीं है। आपको छोटा क्या पूछा गया, सटीक पूछा गया है कि क्ले सोइल के बारे में या तो चिकनी मिट्टी के बारे में आप क्या जानते हैं। वो बहुत चिपचिपा होता है और चिकना होता है, कब जब वो गीला रहता है, बस उतना उत्तर खत्म हो गया। लेकिन इसके बाद क्या हो जाता है, उतना लंबा चौड़ा पूछा नहीं है, ब्रीफ में पूछा गया है, तो आप इतना ही उत्तर देना है, इतना और अनावश्यक लिखने की जरूरत नहीं है। यही गलती करते हैं बच्चे। हम अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8, इन विच सोइल डू द फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स ग्रो बेटर। तो कौन से मिट्टी में जो है फल है और सब्जियां अच्छे से उगते हैं, अच्छे से बढ़ते हैं, कौन सा मिट्टी में। इसको तो हम लोग देख चुके थे, द फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स ग्रो बेटर इन न्यूट्रल सोइल। न्यूट्रल सोइल मतलब जिसमें ना तो क्षार की मात्रा हो ना तो अम्ल की मात्रा हो, जो इन सभी से तटस्थ रहता हो, उस प्रकार की मिट्टी में जो है फल और सब्जियां अच्छे से उगती हैं। क्वेश्चन नंबर 9, विच सोइल इज मोस्ट डिफिकल्ट टू वर्क। कौन सा मिट्टी में काम करना बहुत कठिन होता है। तो हमने तो परिच्छेद में हम देख लिए थे, सबसे नीचे ही दिया हुआ है यहाँ पर, क्ले सॉइल इज मोस्ट डिफिकल्ट टू वर्क। तो इतना ही उत्तर है, यूजुअली बिकमिंग वाटर लोग, ये सबको लिखने की जरूरत नहीं है, केवल क्ले सॉइल इज मोस्ट डिफिकल्ट टू वर्क, उस तरह से हमको लिखना है। क्वेश्चन नंबर 7, डिफिकल्ट टू वर्क, हाँ क्वेश्चन नंबर 9 था। अगला क्वेश्चन नंबर 10, हाउ कैन टेक्सचर ऑफ द सॉइल बी इम्प्रूव्ड। तो मिट्टी के बनावट को हम कैसे सुधार सकते हैं। The texture of soil can be improved by applying a well-rooted organic substance called humus। तो हम इसको कैसे सुधार सकते हैं, इसमें अगर हम जैविक खाद मिलाते हैं जो कि क्या कहलाता है, ह्यूमस कहलाता है। ह्यूमस मतलब जो पेड़ पौधों के या तो जानवरों के जो सड़े गले अवशेष से जो खाद बनता है, जैविक खाद, उसी को क्या कहा जाता है, ह्यूमस। और इसको हम अगर मिलाते हैं मिट्टी में तो उसका उत्पादन क्षमता बढ़ जाता है। इसी को हम इस तरह से मिट्टी को हम क्या कर सकते हैं, सुधार सकते हैं।
ये भी दिया हुआ है यहाँ आपके टेक्स्ट से लिया है, पूरा आंसर नहीं लिखा हूं मैं, पूरा लाइन बाय लाइन उसको यहाँ कॉपी नहीं किया हूँ, लेकिन टू द सटीक सटीक उत्तर में दिया हूँ। तो अगला देखो, ये दो भाग हो गया ए और बी, अगला सी नंबर, तो ये 2 नंबर का है क्योंकि दो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11 और क्वेश्चन नंबर 12। फाइंड द वर्ड्स इन पैसेज सिमिलर मीनिंग्स एज, तो पैसेज में ऐसा ही शब्द ढूंढना है। क्लाइमेट दिया हुआ है तो क्लाइमेट का शब्द दिया हुआ है जो किस उसी अर्थ में दिया हुआ है, पैसेज में है, उसको हमको ढूंढना है। यहाँ क्लाइमेट का अर्थ तो होता है मौसम होता है, तो हम उसको दूसरा शब्द क्या बोलते हैं, वेदर। क्लाइमेट का दूसरा शब्द यहाँ वेदर, जो कि हमारे पाठ में आ चुका है, मैं दिखा देता हूँ ये परिच्छेद में। वेदर, तो आप देख पा रहे हैं यहाँ इफेक्ट्स ऑफ द वेदर, इफेक्ट्स ऑफ द वेदर, तो वेदर का दूसरा शब्द हम लोग क्या बोलते हैं, क्लाइमेट बोलते हैं। उसी तरह से यहाँ वेट था, वेट का दूसरा शब्द होता है, यहाँ वेट है, दूसरा शब्द भी आया है यहाँ, वेट तो आया हुआ ही है, लेकिन इसके बावजूद और एक शब्द है उसको मॉइस्चर, वेट का अर्थ होता है गीला, लेकिन इससे गीला होता है, लेकिन इससे मिलता जुलता नाम है मॉइस्चर, मतलब नमी, मॉइस्चर का अर्थ होता है नमी। तो 2 नंबर हमको आसानी से मिल गया। तो हम देख पा रहे हैं यहाँ क्लाइमेट का दूसरा शब्द वेदर है, हमने देख लिया पैसेज में, और वेट का दूसरा शब्द मॉइस्ट और मॉइस्चर। इस तरह से ये जो अनसीन पैसेज था यहाँ खत्म होता है। अब आगे देखते हैं सीन पैसेज। सीन पैसेज मतलब ये आपके पाठ्य पुस्तक का ही जो एक भाग दे देता है, जिसको आप अच्छे से पढ़े हुए हो और आपको हल करने के लिए दे देता है। ये आपके लिए कुछ सहज होता है, लेकिन कभी कभी इसका लेखक पूछ देता है, या तो इस पाठ का नाम पूछ देता है, या तो लेखक टाइटल पूछ देता है, पाठ का टाइटल क्या है, या तो लेखक पूछ देता है, उसको भी आपको याद रखना है। लेकिन यहाँ अभी पूछा तो नहीं है, ये भी परीक्षा में पिछले बार 2020 के बोर्ड परीक्षा में आ चुका है। रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस बिलो इट। ये जो पैसेज दिया हुआ है उसको आप बड़े ही सावधानी से पढ़िए, और उसके पश्चात जो नीचे कुछ प्रश्न दिए हुए हैं उसका उत्तर दीजिए। I jumped over the bench and sat down at my desk। ये जो पाठ है, लास्ट लेसन, जो पहला पाठ है इस दास बुक का, कक्षा 12वीं के, सॉरी कक्षा 12वीं का जो फ्लेमिंगो बुक है उसका पहला पाठ है, उस लास्ट लेसन उसमें से ये पाठ लिया गया है। तो आई जम्प्ड ओवर द बेंच एंड सैट डाउन एट माय डेस्क। वहां एक जो बालक है मिस्टर फ्रेंड्स, वो अपने बारे में बता रहा है कि मैं बेंच को कूदते हुए गया और उस पर पार होकर के मैं अपने डेस्क पर मैं बैठ गया। नॉट टिल देन व्हेन आई हैड गोट अ लिटिल ओवर माय प्राइड। और जब तक कि मेरा जो डर था, फ्राइट, जो मेरा डर था वो कम नहीं हो गया था, या तो जब तक मेरा डर कम हो गया, और जब मैं सिर ऊपर उठा करके देखा, अभी तक तो वो फ्रेंड्स डरा हुआ था, सिर उठाने का हिम्मत भी नहीं कर रहा था, लेकिन जैसे ही उसका डर थोड़ा सा कम हुआ, वो सिर ऊपर उठा करके देखा, डिड आई सी दैट आवर टीचर हैड ऑन हिज ब्यूटीफुल ग्रीन कोट। अब उन्होंने देखा कि उसका शिक्षक जो है बहुत ही सुंदर हरा रंग का कोट पहना हुआ था। तो ये हरा रंग दिया हुआ है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में, तो इसको आपको याद करना है। तो टीचर कैसा पहना हुआ था, हरा रंग का कोट पहना हुआ था। हिज फ्रिल्ड शर्ट एंड द लिटिल ब्लैक सिल्क कैप, और वह उसका जो शर्ट था उसमें एक झालरदार, फ्रिल्ड मतलब पुराने जमाने में कमीज पहनते थे जिसमें कि बाहर से और कुछ जोड़ दिया जाता था, झालरदार माला की तरह दिखाई देता था, तो पहना हुआ था। एंड लिटिल ब्लैक सिल्क कैप, और एक छोटा सा रेशम का टोपी, ऑल एम्ब्रॉयडर्ड, और सब कुछ एम्ब्रॉयडर्ड किया हुआ था, कढ़ा हुआ था। दैट ही नेवर वॉर एक्सेप्ट इन इंस्पेक्शन एंड प्राइस डेज, जिसको कि वो कभी नहीं पहनता था, सिवाय कब पहनता था जब कोई निरीक्षण करने आता था। इंस्पेक्शन मतलब कोई निरीक्षण करने आता था तभी उसको पहनता था, या तो प्राइज डेज जब किसी को पुरस्कार देना हो या तो पुरस्कार वितरण करना हो तभी उस ड्रेस को पहना करता था। Besides, इन सब के अलावा the whole school seemed so strange and solemn। लेकिन इसके अलावा भी पूरा जो विद्यालय था बहुत ही क्या लग रहा था, स्ट्रेंज,
अजनबी सा लग रहा था और बहुत ही गंभीर लग रहा था। पूरा विद्यालय में आज सन्नाटा छाया हुआ था, सब गंभीर लग रहे थे। बट द थिंग दैट सरप्राइज्ड मी मोस्ट, लेकिन वो और एक चीज था जिसको जिसको देख करके मुझको बहुत अधिक आश्चर्य हुआ, was to see on the back benches there were always empty। पीछे का जो बेंच होता है जो कि हमेशा खाली रहा करता था, the village people sitting quietly like ourselves। और उन बेंचों में गांव के लोग चुपचाप से हमारी तरह ही आज हम लोग बैठे हुए थे। विलेज पीपल, तो सबसे पीछे के डेस्क में कौन बैठे हुए थे? गांव के लोग बैठे हुए थे चुपचाप से हमारी तरह ही। ओल्ड हॉसर, तो गांव वालों में से कुछ व्यक्तियों का नाम दिया हुआ है। ओल्ड हॉसर विथ हिज थ्री कॉर्नर्ड हैट, ये जो बुजुर्ग हॉसर था अपना तीन कोना वाला एक हैट पहना हुआ था, गोल चक्री वाला हैट। द फॉर्मर मेयर, और उसमें और जो अगला व्यक्ति था वो था महापौर। फॉर्मर मेयर मतलब भूतपूर्व महापौर, फॉर्मर पोस्टमैन भूतपूर्व पोस्टमास्टर, एंड सेवरल अदर्स बिसाइड्स, और इन सब के अलावा बहुत सारे और लोग भी थे। तो मेन मेन लोगों का यहाँ नाम लिया गया है। एवरीबॉडी लुक्ड सैड, सब लोग बहुत दुखित दिख रहे थे। एंड होसर हैड ब्रॉट एन ओल्ड प्राइमर, और होसर बुजुर्ग होसर तो अपने साथ एक फ्रेंच की अल्फाबेट की बेसिक पुस्तक भी लेकर के आया था। ओल्ड प्राइमर का अर्थ होता है बेसिक पुस्तक, जिसमें कि अल्फाबेट इत्यादि जो सीखने वाले बच्चों के लिए होता है उसको लेकर के आया था। थम्ड एट द एजेस, जो कि कोना में अंगूठे से पकड़ पकड़ के वो थोड़ा सा मतलब गंदा हो गया था वो जो बुक लाया था वो। एंड ही हेल्ड इट ओपन ऑन हिज नीज, और वह अपने घुटनों पर इसको खोल करके वो बैठा हुआ था। with his great spectacles lying across the pages, और वह उन पेजों पर उस पन्ना पर वह अपना चश्मा पहन करके वो देख रहा था, कुछ पढ़ने का प्रयास कर रहा था। While I was wondering about it all, और मैं जब इन सब चीजों को देख करके मुझको आश्चर्य हो रहा था, मिस्टर हैमल माउंटेड हिज चेयर, मिस्टर हैमल जो कि हमारे शिक्षक थे अपने कुर्सी पर बैठ गए। एंड इन द सेम ग्रेव एंड जेंटल टोन, और उसी गंभीर और प्यारे से आवाज में, ग्रेव ग्रेव का अर्थ होता है गंभीर, एंड जेंटल टोन मतलब प्यारे से आवाज में, विच हैड यूज्ड टू मी, जो कि मुझको वो बोलने में बोला, मुझको बोला था, जिस आवाज से मुझको बोला था कि मैं आज तुमको गाली नहीं दूंगा, अपने जगह में जा करके बैठ जाओ, तो उसी आवाज में उन्होंने कहा, माय चिल्ड्रन, मेरे बच्चों, दिस इज द लास्ट लेसन, ये आज आखिरी पाठ है। आई शैल गिव यू, जो कि मैं तुमको आज पढ़ाने जा रहा हूँ। द ऑर्डर हैज कम फ्रॉम बर्लिन, तो बर्लिन से आदेश आ चुका है, टू टीच ओनली जर्मन इन द स्कूल्स ऑफ अल्सैक एंड लोरेन, तो बर्लिन से आदेश आ चुका है कि अल्सैक और लोरेन, जो कि पहले फ्रांस का भाग हुआ करता था, लेकिन जर्मन के लोगों ने उसको जीत लिया है, और जर्मन से आदेश आया है कि अल्सैक और लोरेन में जितने भी स्कूल हैं उसमें कल से क्या पढ़ाया जाएगा? जर्मन भाषा पढ़ाई जाएगी। द न्यू मास्टर कम्स टुमारो, और जो नए शिक्षक हैं वो कल आएंगे। दिस इज योर लास्ट फ्रेंच लेसन, और ये आज तुम्हारा फ्रेंच का आखिरी पाठ है। आई वॉन्ट यू टू बी वेरी अटेंटिव, मैं चाहता हूं कि आप सभी इसको ध्यान से सुनो। इतना पढ़ लिए हम लोग, इतना पढ़ने के बाद कुछ क्वेश्चन दिया हुआ है और इसको भी हमको हल करना है। तो ये जो सीन पैसेज होता है, ये काव्य से मतलब गद्य का भाग होता है जो 4 नंबर का होता है, फिर पद्य का भाग दिया जाएगा, कविता से भी दिया जाएगा जो 4 नंबर का। तो ये टोटल 8 नंबर का होता है। और अनसीन पैसेज इससे पहले पढ़े वो टोटल 12 नंबर का होता है। और ये सीन पैसेज जो कि हमारे टेक्स्ट बुक से एक काव्य का भाग होता है और एक ये गद्य का भाग होता है और एक पद्य का भाग, जो कि 4 4 नंबर का टोटल 8 नंबर का होता है। तो यहाँ क्वेश्चन दिया हुआ है, चूज द करेक्ट आंसर, तो यह ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है। I see that our teacher had on his beautiful blank, इसको तो मैंने अभी अभी बताया आप लोगों को कि हमारा जो शिक्षक था, टीचर था, वो अपने बहुत ही सुंदर कौन सा कोट पहना हुआ था, कौन सा कलर था? रेड कोट, ग्रीन कोट, ब्लू कोट, येलो कोट। तो जो हमारा शिक्षक था वो हरे रंग का कोट पहने हुए था, तो बी नंबर होगा, जो कि मैंने लाल रंग से इसको हाईलाइट कर दिया है। क्वेश्चन नंबर 2, blank were sitting quietly on the back benches, तो पीछे के बेंच में खालिस्तान लोग बैठे हुए थे, कौन बैठे हुए थे? विलेज पीपल, स्कूल टीचर्स, स्टूडेंट्स, प्रिंसिपल।
तो गांव के लोग भी पीछे जो कि पीछे का बेंच हमेशा खाली रहा करता था, लेकिन वो आज भरा हुआ था। गांव के लोग भी आकर के वहां बैठे हुए थे। तो विलेज पीपल हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड, मिस्टर हैमल वॉज टीचिंग ब्लैंक लैंग्वेज। तो मिस्टर हैमल जो है वो कौन सी भाषा पढ़ाते थे? कौन सी भाषा पढ़ाते थे? इंग्लिश, हिंदी, फ्रेंच, रशियन, क्या भाषा पढ़ाते थे वो? तो मिस्टर हैमल जो है वो फ्रेंच की भाषा पढ़ाते थे, क्योंकि अल्सैक और लॉरेंस जो है फ्रेंच फ्रेंच का भाग था, लेकिन अभी जर्मनी जो है युद्ध में उन दो जिलों को जीत चुका था और अभी वहां आदेश आ गया था जर्मन पढ़ाने का। बर्लिन हैज ऑर्डर टू टीच ओनली ब्लैंक लैंग्वेज। तो देखो वही क्वेश्चन आ गया मैंने जो बताया अभी। बर्लिन जो है आदेश दिया था कि केवल वहां खालिस्तान भाषा पढ़ाया जाए। रशियन, हिंदी, इंग्लिश, जर्मन, क्या पढ़ाया जाए? केवल जर्मन पढ़ाया जाए, ये आदेश आया हुआ था। आगे देखते हैं हम लोग पोएट्री सेक्शन। तो ये तो हो गया 4 नंबर का था, क्या से? गद्य भाग से। अब पद्य भाग से देखते हैं पोएट्री सेक्शन। ये भी आप पढ़ चुके हैं। रीड द फॉलोइंग पोएम केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो। तो ये जो पद्य है इसको आप ध्यान पूर्वक पढ़िए और नीचे जो क्वेश्चन दिया हुआ है उसका आप जवाब दीजिए। ड्राइविंग फ्रॉम माय पेरेंट्स होम टू कोचिन लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग। तो देखो ये जो पार्ट है, शीर्षक है इसका क्या है? मैं मदर एट 66। तो ऐसा पूछ सकता है, में दिया हुआ नहीं रहेगा, उसको आपको याद क्योंकि आपके पाठ्य पुस्तक से दिया हुआ है कविता। क्वेश्चन में तो ऐसा दिया हुआ नहीं है, लेकिन वो पूछ सकता है। ये भी परीक्षा में आ चुका है पिछले साल। तो ऐसा पूछ सकता है कि इस पाठ का शीर्षक बताओ। तो शीर्षक क्या है? माय मदर एट 66। और इसकी कवित्री कौन है? कमला दास। तो यहाँ पूछा जा रहा है ड्राइविंग फ्रॉम माय पेरेंट्स होम टू कोचिन लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग। ये कोचिन है ना, कोचिन में उनके माता पिता का घर था। तो कवित्री जो है अपने माता पिता के घर कोचिन गई हुई थी और अभी कोचिन से वो वापस जा रही थी। कहाँ? एयरपोर्ट की ओर जा रही थी। तो कोचिन अपने माता पिता के घर से वो एयरपोर्ट के रास्ते पर ड्राइविंग मतलब गाड़ी चलाते हुए, कब? पिछले शुक्रवार की सुबह। आई सो माई मदर, उसने अपनी माँ को देखा। बिसाइड मी, मेरे बगल में। डोज, ऊँघते हुए। ओपन माउथ, उसका मुंह खुला था। हर फेस आइसन लाइक दैट ऑफ अ कॉर्प्स, और उसका चेहरा जो है पूरा राख की तरह, राख जैसे लाश की तरह पड़ा हुआ था। राख जैसे लाश की तरह पड़ा हुआ था। राख जैसे मतलब उसके चेहरे पर कुछ भी चंचलता नहीं था। उसका चेहरे का जो लालिमा थी, रंग था, वो उड़ चुका था और वो महज एक लाश की तरह, कॉर्प्स, कॉर्प्स का अर्थ होता है लाश, लाश की तरह प्रतीत हो रही थी। एंड रियलाइज विथ पेन, और कवित्री इसको बहुत ही पीड़ा के साथ एहसास करती है, अनुभव करती है। दैट शी थॉट अवे, वो ऐसा सोचती है कि उसकी माँ का जो अंतिम अवस्था है वो आ चुका है, वो अधिक जीने वाली नहीं है, उसका मृत्यु निकट है। और इन सभी चीजों को देखते हुए उसको एक पीड़ा का एहसास होता है। एंड लुक्ड बट सून, और वह देखती है लेकिन बहुत जल्दी। इस तरह का जो भाव आ रहा था कि उसकी माँ बहुत जल्दी मर जाएगी और कितना दुख होगा, उससे बिछुड़ जाएगी, इस तरह का सोच रही थी। लेकिन इन सभी से अपना मन को भटकाने के लिए, इस विचारों से अपना मन को दूर हटाने के लिए वो बाहर देखते हैं। पुट दैट थॉट अवे, मतलब इस विचारों को दूर करने के लिए। एंड लुक आउट एट यंग ट्रीज स्प्रिंटिंग, वह बाहर देखते हैं जो कि पेड़ थे, जवान पेड़ दौड़ते हुए से दिख रहे हैं। जब कभी हम यात्रा करते हैं गाड़ी से तो पेड़ जो है हमको दौड़ते हुए से दिखते हैं। तो यहाँ स्प्रिंटिंग का अर्थ होता है दौड़ते हुए से पेड़ उसको दिखाई दे रहे थे। द मेरी चिल्ड्रन स्पेलिंग आउट ऑफ देयर होम्स, और ये खुश मिजाज बच्चे, मेरी, मेरी का अर्थ होता है खुशी, हैप्पी। जैसे हम लोग हैप्पी क्रिसमस, मेरी क्रिसमस बोलते हैं, तो मेरी का अर्थ होता है हैप्पी। तो खुश खुश मिजाज बच्चे जो है स्पेलिंग मतलब बाहर निकल रहे थे। कहाँ से? आउट ऑफ देयर होम्स, अपने घर से बाहर निकल रहे थे। तो यहाँ एक मतलब तुलना किया गया है, विरोधाभास है, जहाँ की लेखिका गाड़ी में है, एयरपोर्ट की तरफ यात्रा कर रही है और उसकी माँ उसके बगल में बैठी हुई, उसके चेहरे से लालिमा गायब है, राख की तरह मतलब कलरलेस हो गया है और एक लाश की तरह प्रतीत हो रहा है। लेकिन जब वह बाहर देखती है तो उसके गाड़ी के अंदर तो उसके बुजुर्ग माँ है, लेकिन वह जब बाहर देखती है तो पेड़ पौधे जो है कितने जवान हैं और उन लोग दौड़ रहे हैं, चंचलता है, दौड़ रहे हैं। और खुशमिजाज बच्चे,
लोग घर से खेलने के लिए बाहर निकल रहे हैं, मतलब इस तरह का तुलना किया गया। उसकी माँ कितना मतलब गंभीर है गाड़ी के अंदर, लेकिन बाहर की स्थिति परिस्थिति कितना खुशनुमा है, सब चहल पहल है बाहर, उसकी तुलना की गई है अपनी माँ से बाहर की चीजों की। बट आफ्टर द एयरपोर्ट्स, लेकिन अभी हम लोग कहाँ पहुंच गए, एयरपोर्ट्स पहुंच गए, सिक्योरिटी चेक। और वहां पर पहुंचने के पश्चात जो भी कोई व्यक्ति विदेश जाना चाहता है या कहीं जाना चाहता है, उसका पहले सिक्योरिटी चेक होता है। स्टैंडिंग अ फ्यू यार्ड्स, तो अभी अपनी माँ से वह उस गज की दूरी पर खड़ी है अवे। आई लुक्ड अगेन एट हर, और वह फिर दोबारा से अपनी माँ को देखती है। वान, सेहरा का रंग उड़ा हुआ, पेल पीला पड़ा हुआ, एज अ लेट विंटर्स मून, और वो ऐसा दिख रही थी मानो कि शरद ऋतु की चंद्रमा के समान। यहाँ फिर से तुलना किया गया है किससे, शरद ऋतु की चंद्रमा के समान, शरद ऋतु की चंद्रमा से तुलना की गई है। क्योंकि हमको पता है जब दिसंबर का महीना आता है या तो जनवरी का महीना आता है तो कितना कोहरा या तो कुहासा छा जाता है, जिसके कारण चंद्रमा हम लोगों को स्पष्ट साफ रूप से दिखाई नहीं देता है। तो कुछ उसी तरह से उसकी माँ का स्थिति है, वह चंद्रमा ये ठंड या शरद ऋतु की चंद्रमा के समान दिखाई दे रही है, धुंधली सी दिखाई दे रही है। वो उसके चेहरे पर जो लालिमा था, चंचलता था, वो सभी क्या हो गया है, गायब हो गया है। एंड फेल्ट दैट ओल्ड फैमिलियर एक, और यहाँ पर कवित्री को फिर से वो पीड़ा, बचपन का दर्द पीड़ा उसको सताने लगता है। तो बचपन में भी वो जब वह छोटी थी, उसकी माँ उसको स्कूल पहुंचा दिया करती थी, और जब कभी वो मम्मी को नहीं देखती थी, वो मम्मी को पूछती थी कि मम्मी कहाँ गई, और वह के मम्मी मम्मी को नहीं पाने से उसको डर लगता था, भय लगता था, और वह रोने लगती थी। वो वही डर उसके मन में दोबारा से आ गया अभी इस परिस्थिति में, क्योंकि वो उसकी माँ भी क्या हो गई है, बुजुर्ग हो गई है। उस समय तो वो कुछ क्षण के लिए अपनी माँ से भी छूटती थी, लेकिन यहाँ उसकी माँ भी बुजुर्ग हो गई है, जो कि वो हमेशा उसको साथ छोड़ देगी, उसके उससे बिछुड़ जाएगी। कैसे बिछुड़ जाएगी, क्योंकि वो बुजुर्ग अवस्था में है, और उसका देहांत हो जाएगा, मृत्यु हो जाएगा, और वो हमेशा कवित्री से बिछुड़ जाएगी। तो यही डर फिर से सताने लगता है किसको, कमला दास को। बट ऑल आई सेड वो सी यू सून अम्मा, लेकिन जो भी मैंने बोली मैं इतना ही बोली कि मैं बहुत जल्दी आपको मिलूंगी अम्मा। अम्मा मतलब साउथ में मम्मी को क्या कहा जाता है, अम्मा बोला जाता है। तो ये शब्द वो बोलती है। तो जो पीड़ा था उसके मन में, जो दुख दर्द था, अपनी माँ से वो छिपाना चाह रही है, छिपा रही है, और वह बनावटी मुस्कान दिखा रही है। ऑल आई डिड वॉज स्माइल एंड स्माइल एंड स्माइल, और वह केवल मुस्कुराती है और मुस्कुराती है और मुस्कुराती है, लेकिन ये बनावटी मुस्कान है, क्योंकि उसके मन में दर्द है, पीड़ा है, क्योंकि वो विदेश जा रही है। उसके लौटने तक हो सकता है उसकी माँ जो है वो नहीं रहेगी, उससे बिछुड़ जाएगी, और उस दर्द और पीड़ा को छिपाते हुए मुस्कुराने का प्रयास करती है अपनी माँ को दिखाने के लिए। हम यहाँ देखते हैं कितना जो संबंध है एक माँ का अपनी बेटी के साथ, वो दर्शाया गया है। तो अभी क्वेश्चन आंसर यहाँ पूछा गया है कि क्या क्या हम लोग इस कविता के माध्यम से हमको, अगर हम अच्छी तरह से समझते हैं तो आसानी से इन प्रश्नों का उत्तर हम लोग दे पाएंगे। इन ब्लैंक वॉज माई पेरेंट होम, जिसको तो मैंने अंडरलाइन कर दिया था कि मेरे माता पिता का घर कहाँ था। शुरुआत में पहला पंक्ति में ही है कोचिन। कोचिन से वो प्रस्थान की थी कहाँ के लिए, एयरपोर्ट के लिए। तो यहाँ पर चेन्नई है, मुंबई है, कोचीन है, भोपाल है, तो सही आंसर जो है वो कोचीन। माई मदर्स फेस ऐसन लाइक दैट ऑफ, मेरे माँ का जो चेहरा था वो राख की तरह, राख राख जैसे हो गया था, और कैसे दिखाई दे रहा था, कॉर्प्स, लाश, लाश की तरह, ए लोग लकड़ी के लट्ठे की तरह, पिलर खंभे की तरह, वॉल दीवार की तरह। तो जो सही आंसर है वो, उसकी माँ का जो चेहरा था वो एक लाश की तरह दिखाई दे रहा था। उसके चेहरे पर कुछ भी रंग या लालिमा नहीं दिखाई दे रही थी, एक लाश की तरह पड़ी हुई थी वो। तो यहाँ सही उत्तर होगा कॉर्प्स। आई लुक्ड अगेन एट माई मदर, wan pale as a late winters, मैं दोबारा से अपनी माँ को देखी, जिसके चेहरे पर मतलब जो रंग था, लालिमा था, वो उड़ चुका था, और वो शरद ऋतु की क्या चंद्रमा के समान लग रही थी। तो यहाँ पर सन है, सन को सूरज को कहते हैं, अर्थ पृथ्वी, वेनस, फिर मून, मतलब जो सही विकल्प है वो क्या है, मून है। फिर आई यूज टू कॉल माई मदर, मैं अपनी माँ को बोला करती थी, क्या बोला करती थी, सबसे अंत में हमने इसको देखा। यहाँ पर बोलती है आई सेड वाज सी यू सून अम्मा,
अपनी माँ को क्या बोलती है? अम्मा बोलती है। तो यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है मम्मी, अम्मा, मदर, अम्मी। तो जो सही ऑप्शन है वो क्या है? अम्मा होगा। तो साउथ में माँ को क्या बोला जाता है? अम्मा बोला जाता है। तो इस तरह से हमने ये जो अनसीन पैसेज था और कुछ सीन पैसेज हमारे पाठ्य पुस्तक से संबंधित था, हमने कुछ उदाहरण के तौर पर एक प्रारूप के रूप में हमने देखा है। और मैं और भी इस तरह का वीडियो मैं अपलोड करते रहूंगा आप सभी के लिए। और अगर अभी तक आपने मेरा YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको जब कभी नया वीडियो अपलोड होगा तो बेल आइकन को भी आप जरूर दबा दीजिए, ताकि आपको उसका नोटिफिकेशन समय पर मिलता रहेगा। अगर आपको मेरा पढ़ाना अच्छा लगता है तो जरूर कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। तो हम लोग आज क्लास को यहीं अंत करते हैं।